सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछली तासिका में कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित नवनिर्माण इस कविता का अध्यापन जो है वो हमने शुरू कर दिया है। पिछले लेक्चर में हमने कवि के 4 चतुष्पदियों का अध्ययन हमने किया है। इस कविता में अर्थात इस प्रथम रचना में नवनिर्माण में कुल मिलाकर 8 चतुष्पदियाँ दी गई है, जिसमें हमने 4 चतुष्पदियों का अब तक अध्ययन हमने किया है। तो हम आज अगली चतुष्पदी जो है कवि त्रिलोचन द्वारा लिखित अगली चतुष्पदी 5 नंबर वाली चतुष्पदी जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो इस प्रकार की है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि बड़े ही सुंदर बातें जो है यहाँ पर बताते हैं और कहते हैं, कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य या मंजिल का पता होता है, जिसे अपने जीवन ध्येय, लक्ष्य का ज्ञान होता है, वही व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुँचता है और वही व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य तक सदैव प्रयासरत रहता है। कवि ने कहा है कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य या जिसे हम कह सकते हैं मंजिल का पता होता है, वही व्यक्ति जो है वो जीवन ध्येय या लक्ष्य का को सामने रखकर वह व्यक्ति हर समय उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर समय सदैव प्रयासरत रहता है। कुछ कर दिखाने की कोशिश केवल वही लोग करते हैं जो हर संकट को, हर मुश्किलों को, हर समस्याओं को, हर परिस्थितियों को वह सहता है और आगे बढ़ता है। हमें जीवन में कभी भी हताश एवं निराश नहीं होना है। जीवन पथ पर हार जीत, उतार चढ़ाव, गिरना उठना यह स्वाभाविक है। हम इसे जीवन के पथ से हम इसे दूर नहीं कर सकते हैं। ये स्वाभाविक है, ये जीवन का मार्ग है, ये जीवन की डोर है। जीवन पथ पर आने वाली सभी कठिनाइयों, मुसीबतों एवं समस्याओं का सामना हमें करते रहना है, तभी हम अपने निर्धारित लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष करते समय हम एक दिन निश्चित ही रूप से संघर्ष करते करते हम निश्चित ही रूप से एक दिन हमारे लक्ष्य तक, हमारी मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं, अर्थात हम सिद्धि अर्थात सफलता के शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि संघर्ष करते करते हम अपने मंजिल, अपने लक्ष्य, अपने ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धि के अर्थात सफलता के शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। कवि ऐसे साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में हमारे भारतीय इतिहास में भी बताया गया है। इनके गौरव गाथा की चर्चा या वर्णन इतिहास में हमें मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के गौरवशाली परंपरा रही है, जिसमें हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी महात्मा गांधी जी, उनका भी एक इतिहास है, एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया इतिहास है। वीर भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आज़ाद है, अशफाक उल्लाह खान है, सुभाष चंद्र बोस है। इन स्वतंत्र सेनानियों के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज,
हिंदवी स्वराज्य के निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज का भी बड़ा इतिहास रहा है। उस इतिहास से हमें शौर्य, ताकत, हिम्मत, जोश जो है, ये साहसी गुण जो है वो हमें मिलते हैं। छत्रपति शाहू महाराज जी का भी इतिहास रहा है, महात्मा फुले जी का भी इतिहास रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ऐसे साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियां जो है वो हमारे इतिहास में हमें देखने को मिलती है। इनके गौरव गाथा की चर्चा या वर्णन जो है वो इतिहास में हमें मिलता है। हम विद्यार्थियों का भी कर्तव्य है कि जो जीवन हमें मिला है उसे हमें सफल बनाना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है। जीवन संग्राम की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे अंदर वीरत्व का गुण होना चाहिए, साहसी, शौर्य, सामर्थ्य, हिम्मत, एक नए जोश के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। और हमारा भी इतिहास हो, हमारा भी इतिहास के पन्नों में हमारा भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, यही जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अपनी जमी पैदा कर अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमी पैदा कर अपना आकाश पैदा कर, अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। कुछ मांगने से कुछ नहीं मिलता है, तुझ में हिम्मत तो अपने विश्वास से एक नया इतिहास पैदा कर। जब कोई संघर्षरत व्यक्ति अपने जीवन में अथक प्रयास करने के बाद अर्थात वो पूर्णता से बलिदान और त्याग कर जब मंजिल तक पहुंचता है, यशो शिखर पर पहुंचता है, तब उनके जीवन का एक नया इतिहास वो बन जाता है। और यही इतिहास उनकी साहसी तथा संघर्षशील गौरव गाथा को बार बार पुकारता है, सुनाता है। और यही बात जो है वो कवि त्रिलोचन जो है वो इस पंक्तियों के माध्यम से, इस चतुष्पदी के माध्यम से हमें शिक्षा जो है, ये मानवीय गुण जो है, नीति जो है, नैतिकता जो है वो सिखाते हैं। जीवन को जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। इस प्रकार से छात्रों, आप सभी भी वर्तमान समाज के भविष्य है। आप सभी को अपनी मंजिल पाने के लिए स्वयं प्रयत्न करते रहना है। इस प्रकार से कवि त्रिलोचन जी ने इस चतुष्पदी में हमें ये बात बताई है। अगली चतुष्पदी इस प्रकार की है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमें प्रेम और नीति अर्थात नैतिकता के राह पर हमें चलना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि आपसी मतभेद जो हमारे अंतर्गत जो आपसी मतभेद जो है, वैमनस्य जो है, हमें उसे भुलाना है। प्रेम वो आपसी मतभेद को, वैमनस्य को भुलाकर हमें प्रेम के मार्ग का अनुसरण जो है वो करना है। हमें नेकी की राह पर चलना है, हमें सच्चाई की राह पर चलना है, हमें नीति की राह पर चलना है, हमें प्रेम की राह पर चलना है। प्रीति अर्थात क्या? प्रेम, स्नेह। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। नीति अर्थात नैतिकता, नेकी, सदाचार, भलाई। ये तो हमें इस तरह से हमें जीवन का मार्ग क्रमण करते समय हमें इस प्रेम, नीति, नैतिकता के, सदाचार के, भलाई के रास्ते पर हमें चलना है। हमारे आपसी मतभिन्नता जो है हमें उसे भुलाना है। वैमनस्य को भुलाकर हमें प्रेम का मार्ग का अनुसरण करना है और नेकी के साथ अच्छाई के मार्ग पर हमें आगे बढ़ते चलना है।
इस पर सभी का अधिकार है। इसलिए सभी को प्रेम को साथ में लेकर नेकी की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखना एवं मिलजुल कर जीवन जीने में अनोखा आनंद होता है, और इस आनंद लेने का अधिकार जो है वो सबका है। वो तुम्हारा ही नहीं, ये सबका है। गीति ये गीति की राह जो है ये सबकी है, ये आनंद की राह जो है वो सबकी है। इसी आनंद को पाने के लिए कभी गीति की राह पर चलने के लिए हमें कहते हैं। कभी कहते हैं कि हर मनुष्य को स्वयं के जीवन में आनंद प्राप्त करने के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी आनंद निर्माण करने की वो बात इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें बताते हैं। अगली चतुष्पदी है, कवि कहते हैं अगली चतुष्पदी में, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। देखिए, बहुत ही सुंदर संदेश कवि यहाँ पर देना चाहते हैं। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि ने हमारे सामने समानता की बात बताई है। स्त्री पुरुष समानता की बात जो है, समता की बात जो है, वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। स्त्री पुरुष समानता की बात कवि त्रिलोचन जो है इस चतुष्पदी के माध्यम से वो हमें बता रहे हैं कि साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है, संगी अर्थात साथी, और सहचर, सहचर का अर्थ होता है जीवन साथी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि कहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है, बेशक समाज में बदलाव आ गया है। अब नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जीवन में चुनौतियों का, कठिनाइयों का, विपदाओं का वो सामना जो है नर नारी जो है वो मिलजुल कर रहे हैं। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज वो धारण कर रहे हैं, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज जो है उन्होंने धारण कर लिया है। इसलिए कवि कहते हैं कि भैया विषम परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। दोनों साथी है, जीवन साथी है, साथ मिलकर जीवन जीने का वचन उन्होंने ले लिया है और उसका वो निर्वाह भी कर रहे हैं। जैसे कहा गया है कि एक रथ में दो पहिए होते हैं, अगर रथ का एक पहिया भी टूट जाए तो वह रथ आगे ठीक तरह से नहीं चल पाता है। ठीक उसी तरह से नर नारी इस समाज में एक रथ के दो पहिए होते हैं। अगर हम इसमें से किसी एक को भी या किसी एक के भी अस्तित्व को हम अगर नकार देते हैं तो वह समाज ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। इसलिए कवि ने नर नारी को संदेश देते हुए, समग्र समाज को संदेश देते हुए कहा है, अगर समाज का नवनिर्माण करना है, समाज को विकास के अवस्था तक ले जाना है, तो इसमें दोनों का भी सहयोग जरूरी है। दोनों के ही सहयोग से समाज का विकास संभव है। स्त्री पुरुष समानता का भाव प्रस्तुत करते हुए कवि ने यहाँ पर बड़ी ही सुंदर बातें यहाँ पर बताई है। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु कवि को समानता, समाजवादी दृष्टिकोण को मनुष्य में भरना है। कवि की यह सोच समाज को एक नया रूप देना चाहती है। यह परिवर्तन समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन समय में महिलाओं के जीवन को लेकर भारतीय समाज में काफ़ी पाबंदियाँ थी, कुरीतियाँ थी, विसंगतियाँ थी और रूढ़ी परंपरा भी थी। कवि ने
कि चतुष्पदी को पढ़ते समय हमें ये बातें भी हमें देखनी है कि प्राचीन समय में और आज और भविष्य में महिलाओं का जीवन किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, किस तरह से नव निर्माण हमारे समाज में आ रहा है। तो इसे भी हमें देखना है। इसलिए कवि कि इस चतुष्पदी का अध्ययन करते समय हमें प्राचीन समय की महिलाओं का जीवन, आज की महिलाओं का जीवन और आने वाले समय में महिलाओं का जीवन किस तरह से होगा, इसके बारे में भी हमें जानना है, पढ़ना है, समझना है। जैसे मराठी में कहा गया है की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी, चूल आणि मूल यही उसके जीवन की मर्यादा रही है। हमारे समाज में मराठी में कहा गया है कि जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी, चूल आणि मूल यही उसकी जीवन की ये मर्यादा मानी गई है। चौका बर्तन करना, बच्चे पैदा करना, चार दीवारों में महिलाओं का जीवन जो है, इन पुरुष प्रधान मानसिकता ने इस महिला के जीवन को कैद कर दिया है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि अर्थात आज के इस 21वीं सदी में हम कह सकते हैं कि जिच्या हाती शिक्षणाची दोरी ती जगाला उद्धारी। आज महिला हर क्षेत्र में हमें दिखाई दे रही है और यही समानता का भाव हमें हमारे जीवन में विकसित करना है। इसलिए समाज का नव निर्माण आज के स्त्री पुरुष के हाथ में है। अगर किसी गांव का, राष्ट्र का विकास करना है तो सबसे पहले समाज का विकास होना चाहिए। गांव का विकास हो, परिवार का विकास हो, गांव का विकास होने के साथ साथ जिले का विकास हो जाएगा, जिले का विकास होने के साथ साथ राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास हुआ तो राष्ट्र का विकास होगा। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के उत्थान एवं विकास करने के लिए महिलाओं को समानता का अधिकार हमें देना चाहिए। समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। बेशक आज के नर नारी, स्त्री पुरुष अपने दायित्वों को समझ गए हैं। अब वे मोबाइल पाहिजे। समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। बेशक आज के नर नारी अपने इस दायित्व को समझ गए हैं। अब वो मिलजुल कर एक नए समाज की रचना वो कर रहे हैं। ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री पुरुष को समान अधिकार होगा। आज हमें मानवता का पुनरुत्थान हमें करना है, पुनर्जीवन हमें करना है, पुनर्निर्माण हमें करना है। और यही बात त्रिलोचन जी इस प्रस्तुत चतुष्पदी में हमें बताते हैं। अगली और आखिरी चतुष्पदी है जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। आखिरी चतुष्पदी इस प्रकार की है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। मित अर्थात क्या? मित्र, दोस्त। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा था। उनका जीवन सुखमय था, मंगलमय था, आनंदमय था। उनकी अपेक्षा कम मेहनत करना पड़ा था। बेशक दिन प्रतिदिन चुनौतियां जो है वो बढ़ती जा रही है। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बखूबी निभाते थे। उनके बीच सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग एवं समर्पण का भाव था। वर्तमान में जिसका अभाव या कमी जो है वो दिखाई दे रही है। फिर भी
वर्तमान की उपलब्धियाँ भी गौरव से भरी है, जिसका गीत निश्चित रूप से भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए। हमारे जीवन में जो हम कर्म करते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, तो इन कर्तव्यों को हमें सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि अतीत अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था, उन्होंने भी समाज के उत्थान हेतु संघर्ष किया था, अपना योगदान ठीक उसी तरह से दिया जैसे हम आज वर्तमान समय में हम दे रहे हैं। समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान जो है हम दे रहे हैं, और जिसके लिए हमें हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी, हमारा भविष्य हमें सराहेगा। ठीक उसी तरह हम भी आज वर्तमान में इस हमारे अतीत अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त किए गए उपलब्धियों, उनके द्वारा किए गए कारनामों के लिए उनको हम जिस तरह से सराह रहे हैं, उस तरह से भी आज का हमारा जो वर्तमान जो है, ये भी आने वाले भविष्य में हमारे उत्तराधिकारी जो है वो भी इसे सराहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने त्रिलोचन द्वारा रचित नवनिर्माण इस कविता का अध्ययन जो है वो पूरा कर लिया है। इस कविता पर आधारित जो स्वाध्याय और कृति पत्रिका में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है, उनके बारे में समग्रता से चर्चा हम अगली आने वाले वीडियो में, आने वाले लेक्चर में हम करेंगे। निश्चित रूप से यह कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।